हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली वह सिस्टम है जिसमें हम खाए हुए फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं और फिर उनमें से रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। यह सारी प्रक्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ज़्यादा आसानी से समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसे जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं, और दूसरा है एसेसरी स्ट्रक्चर्स। जीआई ट्रैक्ट माउथ से शुरू होकर एनस तक जाने वाली एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से फूड पास होता है और उसका डाइजेशन व अब्जॉर्प्शन होता है। इस ट्रैक्ट में आने वाले पार्ट्स इस तरह हैं। पहला है माउथ, फिर फेरिंक्स, इसके बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी के साथ लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम और लास्ट में एनस। जीआई ट्रैक्ट के ऑर्गन्स के अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो जीआई ट्यूब में तो नहीं होते लेकिन उनसे जुड़े होते हैं और डिफरेंट तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स को एसेसरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इनमें आते हैं टीथ, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर है लीवर और गॉल ब्लैडर और लास्ट में पैंक्रियास। डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए हम इसे चार पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन और लास्ट है एलिमिनेशन। अब इन पार्ट्स की फंक्शनिंग को डिटेल में समझते हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया खाने के इंजेशन यानी खाना मुंह में लेकर चबाने और निकलने से होती है। यह प्रक्रिया माउथ से शुरू होती है। इसमें कोई इंडिविजुअल खाना मुंह में लेता है और दांतों की हेल्प से खाने का ब्रेक डाउन करता है ताकि खाना निगलने में आसानी हो सके। तो यहाँ हमारे टीथ के रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉर्मली एक इंसान में 32 टीथ होते हैं। सामने के 4 दांतों को इंसिजर कहते हैं। इनके साथ के अगले दांतों को कैनाइन कहते हैं। इनके अगले दोनों तरफ 2 दांतों को प्रीमोलर्स कहते हैं। इसके बाद दोनों तरफ के आखिरी 3 दांतों को मोलर्स कहते हैं। तो इस तरह से अपर साइड पर 16 टीथ हो जाते हैं। नीचे के भी 16 मिलाकर टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। मोलर्स के सबसे आखिरी दांत को विजडम टीथ भी कहते हैं। खाने के दांतों द्वारा ब्रेकडाउन के बाद निगलने के लिए सलाइवरी ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। सलाइवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कुछ पार्ट्स को मॉइस्ट रखता है और ब्रेकडाउन किए हुए खाने को लुब्रिकेट करता है जिससे कि खाना आसानी से निगला जा सके। इसके अलावा सलाइवा में एमिलेज नामक एंजाइम होता है जो माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है। हमारे माउथ में 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड जो कि कान के बिल्कुल नीचे होता है। इसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो कि मैंडिबल बोन के बीच होता है और लास्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड जो कि हमारी जीभ यानी टंग के नीचे होता है। इसके बाद इंजेक्शन की प्रक्रिया में अगला रोल फेरेंक्स का होता है। फेरेंक्स गले का वह हिस्सा है जहां नेजल और ओरल कैविटी मिलती है। हमारे दांतों द्वारा खाना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जिसे बोलस कहते हैं। सलाइवा से यह बोलस लुब्रिकेट हो जाता है और निगलने पर यह बोलस फेरेंक्स से होते हुए फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहते हैं में एंटर कर जाता है। फेरेंक्स से हमारी स्मूथ मसल शुरू हो जाती है जो कि इनवॉलेंट्री वर्क करती है और बोलस के ईसोफेगस में पहुंचने पर एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यह मूवमेंट बोलस को स्टमक में ले जाती है। बोलस के स्टमक में पहुंचने के बाद डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टमक एक पाउच बैग टाइप की स्ट्रक्चर है जिसमें फूड 2 से 4 घंटे तक के लिए स्टोर होता है जहां इसका डाइजेशन किया जाता है। स्टमक की शुरुआत और एंड पर कुछ गेट जैसी स्ट्रक्चर बनी होती है जिसे स्पिंक्टर कहते हैं। ईसोफेगस की तरफ वाले गेट को ईसोफेगियल या कार्डियक स्पिंक्टर कहते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ वाले गेट को पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं।
एक स्टमक के 5 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला है कार्डियक स्टमक। इस पार्ट में ही कार्डियक स्फिंक्टर होता है। फिर आता है फंडस। इसके बाद मेन बॉडी ऑफ स्टमक। फोर्थ है एंट्रम और लास्ट है पाइलोरिक स्टमक, जहां पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। स्टमक की मसल्स एक थिक फोल्ड से बनी होती है जिसे रूजी कहते हैं। ये थिक फोल्ड स्टमक को एबिलिटी देते हैं कि वे अपने साइज को एक्सपेंड कर पाएं। इसके अलावा ये फूड के डाइजेशन और कुछ न्यूट्रिएंट्स के स्टमक में ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह के डाइजेशन होते हैं। पहला है मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि माउथ में टीथ द्वारा शुरू होता है, जिसमें खाने को चबाकर ब्रेक किया जाता है। जब वह बोलस के रूप में स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक भी उन लार्ज पार्टिकल्स को और ब्रेक करने के लिए उनको चर्न करता है। यही मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। और दूसरा टाइप है केमिकल डाइजेशन। चर्न किए हुए फूड को स्टमक एसिड और दूसरे एंजाइम्स के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे फूड पार्टिकल्स का और ब्रेकडाउन होता है और ये काइम नामक थिक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। काइम में कन्वर्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इजी हो जाता है। यही प्रोसेस केमिकल डाइजेशन कहलाता है। स्टमक मेम्ब्रेन के कुछ सेल्स स्टमक एसिड और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक जूस या डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। स्टमक मेम्ब्रेन के पेरिटल सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, जो कि एक मेजर डाइजेस्टिव जूस है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पेरिटल सेल्स कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी रिलीज करते हैं, जो विटामिन B12 के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। स्टमक के चीफ सेल से पेप्सिन सिक्रेट होता है, जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक के म्यूकस सेल से म्यूकस और दूसरे एल्कलाइन सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के pH लेवल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। ये सब्सटेंसेस स्टमक को खुद के डाइजेस्टिव एसिड से बचाते हैं। इनके अलावा स्टमक के G सेल से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि ओवरऑल गैस्ट्रिक जूसेस और एंजाइम्स के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। इन सब के अलावा स्टमक एसिड फूड के ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। अल्कोहल, एस्पिरिन और वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक में ही हो जाता है। स्टमक की मिक्सिंग वेव्स डाइजेस्टेड फूड को काइम नामक एक थिक लिक्विड में कन्वर्ट कर देती है और पेरिस्टाल्टिक वेव काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती है, जहां से फूड के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। काइम के स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। इस प्रोसेस में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वह हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि लेंथ में 5 से 6 मीटर तक हो सकती है, जबकि इसका डायमीटर 2.5 से 3 सेंटीमीटर यानी लगभग 1 इंच का हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। यह लगभग 8 से 10 इंच लंबा होता है। स्टमक से काइम ड्यूडेनम में एंटर करता है। यहाँ पर लीवर और पैंक्रियास से मिलने वाले एंजाइम्स की मदद से काइम का और ब्रेकडाउन होता है। पैंक्रियास से निकलने वाला बाइकार्बोनेट आयंस और गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल काइम में मौजूद स्टमक एसिड के pH लेवल को न्यूट्रलाइज करता है। ड्यूडेनम से कंप्लीट डाइजेशन के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट जेजुनम में एंटर करता है। जेजुनम की विलाई वह जगह है जहां से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया जाता है। ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में ही अब्जॉर्ब किए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट को इलियम कहते हैं, जो कि 2.5 से 3 मीटर तक लंबा होता है। इलियम में भी जेजुनम जैसी विलाई होती है, जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, जैसे विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट एटसेट्रा। इलियम आगे जाकर इलियोसिकल जंक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ जाती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने के बाद बचा हुआ वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन भी कहते हैं। कॉलन की लंबाई लगभग 7 फीट होती है, जो आगे जाकर रेक्टम से जुड़ती है। डाइजेस्टिव ट्यूब के अदर पार्ट्स की तरह लार्ज इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। लार्ज इंटेस्टाइन मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट है असेंडिंग कॉलन, दूसरा ट्रांसवर्स कॉलन, तीसरा डिसेंडिंग कॉलन और लास्ट है सिग्मॉइड कॉलन। जब तक काइम लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तब तक उसमें से ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स और 90% ऑफ वाटर अब्सॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन बचे हुए पानी और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करना होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हाफ का काम बचे हुए इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस में से सॉल्ट जैसे सोडियम क्लोराइड, वाटर और विटामिन के को अब्सॉर्ब करना होता है। कॉलन का डिस्टल हाफ इनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस को फीसिस की फॉर्म में होल्ड करके रखता है जब तक कि उसे एलिमिनेट नहीं किया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट प्रक्रिया एलिमिनेशन है, यानी बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट को फीसिस की फॉर्म में शरीर से बाहर निकालना। एलिमिनेशन प्रक्रिया में कॉलन से आगे के 2 पार्ट और इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो हैं रेक्टम और एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म्ड हुआ फीसिस या जिसे स्टूल भी कहते हैं, वह रेक्टम में स्टोर होना शुरू कर देता है। एक बार स्टूल रेक्टम में पहुंच जाता है तो ब्रेन को बॉवल मूवमेंट का सिग्नल पहुंच जाता है। एनस का एनल स्फिंक्टर वॉलेंट्री मसल से बना होता है, जो कि स्टूल के होल्ड और रिलीज को कंट्रोल कर सकता है।